यूपी पीसीएस मेंस कंपास सीरीज में आपका स्वागत है। और अभी हम जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस है उसके जो कीवर्ड दिए हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। और अभी तक हमने जीएस पेपर 2 और 1 दोनों को कर चुके हैं। पहले में क्या था, हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी। सेकंड में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स था, पॉलिटी थी। इसके बाद हमारा गवर्नेंस, फिर सोशल सिक्योरिटी का जो टॉपिक था, आईआर का टॉपिक था और करंट अफेयर्स। ये हमने जीएस पेपर 2 में देखा। अब 3 में क्या है, 3 का जो मेजर सिलेबस है वो है आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, आपका एनवायरनमेंट और इसी से रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जैसे कि हम बात करते हैं जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो हमारा इंसर्जेंसी होती रहती है नॉर्थ ईस्ट में, ये सब सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके साथ ही हमें देखना है साइंस टेक को। अब साइंस टेक अर्थशास्त्र में किस तरह से रोल प्ले करता है, एग्रीकल्चर में किस तरह से करता है, इंटरनल सिक्योरिटी में किस तरह से करेगा, है ना, और आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो इसलिए ये यहाँ पे सिलेबस रखा हुआ है। साइंस टेक का मतलब आपको यहाँ पे साइंस लेवल पे काम नहीं करना है, या मतलब पढ़ना नहीं है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। हमें ये करना है कि ये किस तरह से हमारी मदद करेंगे। मतलब जैसे अगर हम ड्रोन पे बात करते हैं तो ड्रोन का क्या रोल हो सकता है एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में या और भी जो चीज़ें। ठीक है, तो ये हम जीएस पेपर 3 के सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है और डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले शुरू होता है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। इसमें मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लगभग क्लियर हैं कि हमें करना क्या है। आयोग ने अपने ऑफिशियल सिलेबस में लिख 3 कीवर्ड दिए हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कोई भी काम करते हैं उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, और उस उद्देश्य को करने के बाद मतलब जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो वो हमारा अचीवमेंट होता है, तो ये भी हमें देखना है। नीति आयोग का क्या रोल है, अभी पहले इसकी जगह में क्या था, योजना आयोग, तो अब नीति आयोग का रोल क्या हो सकता है, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं उनके लिए नीति आयोग क्या कर सकता है। तो जैसे नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स निकालता है अलग अलग, तो नीति आयोग जो है एक तरह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे है सेंटर और ये है स्टेट, एक दूसरे के को जो है क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, बस यही है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर से भारत के विकास में मदद मिलेगी, इस वजह से इसको रखा गया है। गरीबी और बेरोजगारी, देखिए इस तरह का एक टॉपिक हमने जीएस पेपर 1 में भी पढ़ा था, और गरीबी और गरीबी को दूर करने के लिए वहाँ जीएस पेपर 3 में है, सॉरी 2 में पॉवर्टी और हंगर। आई थिंक उनका उसका जो थीम था वो 15वां थीम था। यहाँ पे क्या है, गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समावेशी विकास के मुद्दे। बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से खूब ठीक ठाक सवाल बनते हैं, स्पेशली इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक कोई जगह है, यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, इन सब का एक साथ जब विकास होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर यहाँ पे एक मिलेनियर बन जाता है, एक बिलेनियर बन जाता है, इसके पास जो है अंत्योदय कार्ड है, ये बीपीएल में है, ये एपीएल में है और ये लैंडलेस फार्मर है, तो ये विकास कैसा हुआ, ये इंक्लूसिव विकास नहीं हुआ, यानी कि समावेशी विकास नहीं हुआ। ये कैसा विकास हुआ, ये गैप को क्रिएट कर रहा है। अब गैप कैसे बनेगा, अब इनमें से ये दोनों लोग तो ठीक है इससे बाहर आ गए, बट यहाँ पे तो अभी भी बेसिक जो प्रॉब्लम है, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो पुअर हैं और रिच हैं, इनके बीच में क्या बनेगा, एक डिवाइड बनेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे और ये दोनों अलग होना शुरू हो जाएंगे। इससे फिर क्या होगा, जो हमारी यूपीएससी में एक सवाल पूछा था, आई थिंक मेंस में आया था या प्री में था, मुझे याद नहीं आ रहा, सोशल प्री में था, ठीक है, सोशल क्या था, सोशल कैपिटल के बारे में पूछा था, हाँ सोशल कैपिटल पूछा था।
तो सोशल उसमें सही जो करवाया था वो था, हम जो हमारे रिलेशन होते हैं, जो हम समाज में रहते हैं एक दूसरे के साथ में, उस रिलेशन को उसने जो है सोशल कैपिटल बोला था। तो ये कैसे होगा, जब ये सारी चीज़ें हमारे पास ठीक होगी। सामाजिक न्याय क्या है, और सामाजिक न्याय आपका न्याय जो है जस्टिस प्रियम्बल में भी है। तो इस तरह से अगर हम गरीबी को दूर कर लेते हैं और बेरोजगारी को दूर कर लेते हैं तो कम से कम जो बेसिक लाइफ है वो सबकी जो है ठीक होगी। इसके बाद फिर किसी को जो भी करना है वो आप मतलब कर सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या आता है, सरकारी बजट पढ़ना है। सरकारी बजट में क्या है, वित्तीय प्रणाली घटक, तो फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से चलता है, कंपोनेंट और स्ट्रक्चर क्या है इसके, ये चीज़ यहाँ पे हमें पढ़नी। तो सरकारी बजट मेंस का भी टॉपिक है आपका, प्री में इसमें ठीक ठाक सवाल आते हैं। इसके बाद जो है हमारा है थीम 8 कैसे आ गया, 3 के बाद 4 होना चाहिए, ठीक है। तो उदारीकरण वैश्वीकरण, जीएस पेपर 1 में भी हमने देखा था एलपीजी, और यहाँ भी हम देख रहे हैं लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट। देखिए उसका एलपीजी का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है वो हम पढ़ रहे थे, और यहाँ पे एलपीजी का इकोनॉमी पे है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे क्या चेंज हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए 1991 में हम एलपीजी पॉलिसी लेके आते हैं। एलपीजी पॉलिसी का मतलब सिंपल सा ये है कि हम अपनी कुछ पॉलिसी, जो पहले हमने बहुत सारी चीज़ों पे लाइसेंस लगा रखा था कि भाई ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है या सरकार के कंट्रोल में आप आम इंसान कर सकता है, तो उसको हमने क्या किया, उदार किया, यानी कि लिबरलाइज किया कि भाई आप भी, यानी कि आम आदमी भी उस पर काम कर सकता है। इसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार काम करती थी, तो इन्होंने कहा कि भाई हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण में क्या हुआ कि भाई बहुत सारी जो हमारे पॉलिसी हैं वो हमें फोर्स में बदलनी पड़ी। जैसे कि आईएमएफ ने कहा कि भाई आपको अपने देश के लिए जो है पूरी दुनिया की जो एमएनसीज हैं उनके लिए आपको जगह देनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज, ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब बहुत अच्छा कीवर्ड है जो हमें ठीक से समझना है कि सरकार जो है एलपीजी पॉलिसी लेके आती है, उसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है उसमें किस तरह से चेंज करते हैं और उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट है, ये भी हमें पढ़ना है। जैसे अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो भाई ठीक है, हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी वो तो बढ़ जाती है, मतलब हमें दिखती है कि हाँ जीडीपी बढ़ी हुई, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि अगर एक बड़ा, मान लीजिए किसी भी कंपनी का यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल खुल जाता है, तो जो छोटे दुकानदार हैं आसपास के, उनके लिए तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इस तरह से हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस चीज़ के करने से क्या होगा। तो इसके अभी नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं, और हम चूँकि डेवलपिंग नेशन में हैं तो हमारे लिए मैक्सिमम नेगेटिव वाली जो चीज़ें हैं वो मतलब सवाल आते हैं वहाँ से। फिर है बुनियादी ढांचा, मतलब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एनर्जी का, पोर्ट का, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे। किसी भी देश को अगर हमें विकसित करना है ना, डेवलप करना है, तो उसमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए आज के टाइम पे। पहला है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए होगा, आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है। जैसे कि हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, हमारे पास बहुत अच्छी जो है स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, अभी जो साइंस टेक है ना, साइंस टेक ये बहुत ठीक से डेवलप नहीं है भाई। अगर हम देखें अमेरिका की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा रोल है बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जैसे कि आपका गूगल हो गया, इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बट हमारे पास इस तरह की कोई बड़ी कंपनी नहीं है ना। तो साइंस टेक, फिर हमारा डेटा भी उन्हीं के पास रखा रहता है, मतलब जिस दिन चाहेंगे वो सब इधर से उधर मिक्स कर देंगे। और तीसरा है हमारा एक्सपोर्ट, हम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, मैक्सिमम खा जा रहे हैं, या वो ख़राब हो जा रहा है, या बहुत ठीक से उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही। और है हमारा फिर सेना, आर्मी। ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये हमारी तगड़ी हैं, मतलब स्ट्रांग है, तो फिर आप बहुत आराम से डेवलप कर सकते हैं। बस इतना ही पढ़ना है एक अर्थशास्त्र में।
मतलब यहाँ पे हम जो अर्थशास्त्र की कोई मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना है नंबर एक में, गरीबी के मुद्दे पढ़ना है, सरकारी बजट कैसे काम करता है क्या करता है, और एलपीजी पॉलिसी, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड और रेल, बस ख़त्म। अब इसके बाद जो है एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म आता है। अच्छा, अभी मैं समझ गया कि ये मैंने 9-8 कैसे कर दिया था। एक्चुअली हुआ ये था कि ये जो थीम था ये एग्रीकल्चर में लिखा हुआ था तो उसको मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे आता है एग्रीकल्चर। जितना सवाल यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आते हैं उससे ज़्यादा सवाल एग्रीकल्चर से आते हैं, ठीक है। तो इसको हमें ठीक से पढ़ना है। जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, इसका जो मेजर क्रॉप्स हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन और सिस्टम है, एग्रीकल्चरल स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर। किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। वही जैसे कि बहुत बार हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, किसान को पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है, नॉर्मल जिस तरह से वो यूरिया और डीएपी का यूज करता है खेतों में, उसी तरह से बिना मास्क या कोई बहुत ठीक से प्रोटेक्शन लगाए हुए वो उसको स्प्रे करके चलाता है। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि इस तरह से उसके शरीर में बहुत सारा पेस्टिसाइड का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, या अगर पेस्ट अटैक हो रहा है तो वहाँ पे ई टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी। वेदर अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वेदर को मॉनिटर करने के लिए क्या जो है काम किया जा सकता है। सॉइल में अगर कोई दिक्कत है तो उसको किस तरह से हम सॉइल लैब में किस तरह से क्या मदद कर सकता है, इस पे बात करेंगे। मेजर क्रॉप, अब देखिए मेजर क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमसे पूछना शुरू कर देगा कि भाई जो एप्पल है, सेब है, उसकी खेती कैसे करते हैं। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, हालांकि ये सिलेबस सेम यूपीएससी का है, बट अगर ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या है, अगर इतनी सी बात हम समझ लेंगे तो यहाँ से हमारे सवाल बन जाएंगे। तो जैसे एक सवाल बन सकता है मेंस में ही, बाकी हम अभी जब पीवाई की हो उनको देखेंगे तो हमें फिर और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मेंस में एक सवाल बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में वीट और यानी कि गेहूँ और पैडी, इसका जो सिस्टम चल रहा है, गेहूँ धान, इसका फ़ायदा है या नुकसान है, नुकसान है तो क्या, फ़ायदा है तो क्या। तो इस तरह से हम यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, या पूछ सकता है कि भाई जो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे दलहनी फसलों के लिए क्लाइमेट किस तरह की है, उसकी क्या जो है प्रॉब्लम्स है, क्या और किया जा सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे। सिंचाई जो है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई होती है। जैसे ये हमारा मतलब पौधा है, इसके चारों तरफ हम रिंग मेथड से सिंचाई करते हैं। फिर कई बार जैसे धान का खेत है तो फ्लड मेथड होता है, मतलब पूरे खेत में एक साथ पानी भर दिया जाता है। इसके साथ ही जो बहुत ड्राई एरिया है तो उनके लिए हम ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों पे कृषि उत्पाद और उसका भंडारण, भारत में प्रोडक्शन ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट सबसे जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा जो अनाज है वो ख़राब हो रहा है। कहाँ पे, भंडार गृहों में या भंडार गृहों के बाहर ही। हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। आज भी हम खुले आसमान के नीचे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इवन गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह से प्रोटेक्शन मतलब वहाँ पे भंडारित किया जाता है चीज़ों को। फिर ट्रांसपोर्ट और विपणन, यानी कि ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग, कोई भी चीज़ उत्पादन हो जाता है बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब वो मार्केटिंग के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो। तो हालांकि ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार ने इस पर काफ़ी सारा काम किया हुआ है, बट मार्केटिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस साइड है आपका किसान और यहाँ पे है कंज्यूमर। ये जो बीच में एक मतलब ग्रुप है, किसान से ये प्रोडक्ट लेके जाता है और ये इधर लोगों को बेचता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, इसको कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है और इसको हर चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है या क्या करना चाहिए, ये आपको अगर ठीक ठाक सजेशन आप दे देते हैं तो यहाँ पे आंसर आपको बहुत ठीक ठाक मिल जाएंगे। फिर ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी
थीम 1 में, एग्रीकल्चर के थीम 1 में हमने सबसे पहले सिर्फ एग्रीकल्चर को समझा है ना, एग्रीकल्चर क्या है, कैसे काम कर रहा है। इसके बाद जो मतलब हमारी सरकार है वो हमें सब्सिडी दे रही है, और खाद्य सुरक्षा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब क्या है, ऐसे मान लीजिए कि जैसे कि सरकार जो है आपको सीधे पैसे दे दे, जैसे अभी किसान सम्मान निधि, आई थिंक नाम है उस योजना का, 6,000 रुपये मिलता है साल में, ठीक है। तो ये किसान सम्मान निधि हो गया। और अप्रत्यक्ष जो है इनडायरेक्ट क्या है, जैसे यूरिया का जो रेट है, मान लीजिए सपोज करिए कि वो मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग या सारा कुछ करने में 1,000 रुपये की एक बोरी पड़ती है, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, हम 70% आपको सब्सिडी देते हैं, यानी कि वो सीधे फैक्ट्री से ही जो है फैक्ट्री में ही क्या करती है, 70% ऑफ करवा देती है, और उस 70% को सरकार बियर करती है। तो यहाँ पे जो किसान को यूरिया मिल रही, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है इससे ज़्यादा रेट कम हो, वो अलग मैटर है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये इनडायरेक्ट सब्सिडी कैसे काम करती है। यहाँ पे जो ये बोरी है आपको 300 रुपये की मिलेगी, तो सरकार ने आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, बट आपको 70% यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो बिजली का बिल है वो माफ़ कर दिया जाए, तो यानी कि तो ये सब सारा सब्सिडी में आ जाता है। फिर एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी इसको ऐसे या मतलब समझ सकते हैं कि जैसे भैया किसान ने धान लगाया है ना, धान लगाने के बाद मान के चलिए कि पिछले साल जो धान का रेट था वो था 2,500 रुपये में। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था ना हो जिसमें कि सरकार ये तय करे कि भाई अब जो है जो धान है वो 2,600 रुपये में बिकेगा, तो क्या होगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 1,500 रुपये में बिके, और किसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसान के पास जो है स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और वो अपने जो भी वो प्रोडक्शन करता है उसको होल्ड नहीं कर सकता बहुत लंबे समय तक। तो इस वजह से यहाँ पे सरकार एक व्यवस्था लेके आती है, और उसी का नाम है हमारा क्या, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि किसान को एक मिनिमम पैसा दिया जाएगा, इसके नीचे जो है किसान अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, या उसको बाध्य नहीं किया जाएगा इसके नीचे बेचने के लिए। तो एमएसपी को मतलब ये देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत सारा वो है, बट अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत कम किसान ऐसे हैं जो इस एमएसपी का फ़ायदा उठा पाते हैं। उसका कारण ये है, लगभग 80% के आसपास हमारे देश में कैसा फार्मर है, मार्जिनल और स्मॉल, छोटा फार्मर है। तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो जो मतलब गांव का व्यापारी है वही रेट तय करता है, और फिर उसी से उस पर बेच दिया जाता है। तो एमएसपी बहुत ज़्यादा मतलब लोकल लेवल पे उस तरह से क्या नुकसान है, मतलब क्या फ़ायदा, क्यों नहीं फ़ायदा पहुंचा पा रही, इस पे भी आपको एक मतलब इंसाइट्स होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद जो पीडीएस है, पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे सरकार एमएसपी के माध्यम से चीज़ों को खरीदती है, खरीदने के बाद जो है इसको एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्टोरेज है वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जो है फिर ये एफडीआई बोला था आई थिंक, सॉरी, एफडीएस मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो आप राशन कार्ड की जो दुकानें हैं, राशन की जो दुकानें हैं वही है, वहाँ पे आपको पहुँचाया जाता है। मतलब इसमें आपको कोई एक ढंग का मॉडल मतलब पढ़ना है और सोचना है, जैसे मतलब क्या हो सकता है, मान लीजिए कि हम स्टोरेज करते हैं, तो हमें स्टोरेज जो है एफसीआई के जो गोदाम है वो कहाँ होने चाहिए, स्टोरेज जहाँ से भी हम खरीदते हैं ना, प्रोक्योरमेंट करते हैं, जहाँ से भी हम चीज़ों को खरीदते हैं उसके आसपास ही हो, जिससे क्या है कि एफसीआई के गोदाम से हमें जब वापस से राशन बांटना पड़े, तो ऐसा नहीं कि भाई अगर हम कानपुर में जो है राशन बांट रहे हैं तो हम जो है कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम पटना से लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। तो इसके आसपास ही बनाए जाने चाहिए। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ठीक किया जाता है, करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन कैसे करता है, लिमिटेशन क्या है, रिवैम्प बफर स्टॉक। तो नेक्स्ट क्या है, बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी। बफर स्टॉक यही है कि इसके पास कितना सारा जो है फूड रखा हुआ। जैसे कि बफर स्टॉक की बात कब होती है, जब हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोविड वाले टाइम पे, तो सरकार ने कहा था कि डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अभी इतना राशन है कि हम 6 महीने आराम से खा सकते हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी एक बड़ा जो है मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा, इस पे भी यहाँ पे सब आपको पढ़ना है, तो इससे सवाल आपके क्लियर होंगे। फिर इसके बाद जो है खाद्य प्रसंस्करण, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको
थीम 6 का भारत की कई सारी समस्याओं को सॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। खाद्य प्रसंस्करण, जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे टोमेटो उगाया। अब इसकी सेल्फ लाइफ क्या होती है? अभी अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि टमाटर जो है पहले बहुत कम चलता था, मतलब 5 दिन 6 दिन चलता था। तो जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि भाई टमाटर जो है इतना जल्दी सड़ जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। अभी सोचिए कि अगर हमको इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से हमने मान लीजिए इसको हमें अमेरिका भेजना है, और ये इसकी लाइफ ही जो है 5 दिन है, मतलब 5 दिन में एकदम बिल्कुल ये सॉस की तरह हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर इसके जीन में, है ना, या इसके कुछ मतलब जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से अभी जो टमाटर है वो आलू से ज़्यादा चलता है ना। वो कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखो, 15 दिन रखो, 20 दिन रखो। अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इस एक्सपोर्ट के चक्कर में जितने भी पहले के जो मतलब हम टमाटर नेचुरल जो देख रहे थे वो सब नहीं बचेंगे। फिर क्या होगा, इसमें मोनसेंटो जैसी जो इविल कंपनियां हैं, इविल इसलिए कि वो मैक्सिमम चीज़ों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। फिर वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि जितना भी वेजिटेबल्स है, अभी हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स है उसके सीड जो है हाइब्रिड आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, बट हमारा जो हेल्थ के लिए या जो हम जिस तरह से चीज़ें खा रहे थे वो नेचुरल या जिसको हम देसी कहते हैं ना, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो फिर वो हमारे लिए भी बहुत ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए खास करके। हाँ, चाइना जैसे देश में जो है वो मैक्सिमम चीज़ें जीएमओ उगा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे पत्ता गोभी भी ऐसी होती बड़ी सी, है ना, तो उनको एक्सपोर्ट करना है, इसलिए चाइना का जो आप देखें वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण है, संबंधित उद्योगों, कार्य क्षेत्र, महत्व स्थान, ये सब सारी चीज़ें अप स्ट्रीम, इसको समझते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है। देखिए ये हमारा फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। अब हमने जैसे कि यही टमाटर की अगर मैं बात करूँ, नहीं बना मतलब 1 हफ्ते के अंदर नहीं यूज हुआ तो ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि हम इसको प्रोसेस कर सकें। प्रोसेस करने के बाद जो है हम इसको क्या कर सकें, रख सकें ड्यूरेबल। जैसे अभी मैंगो आ रहा है ना, मैंगो अभी हम चाहते हैं कि भाई मैंगो का जो जूस है वो पूरे साल अवेलेबल रहे। तो इसमें हमें किस तरह से देखना है कि बहुत ज़्यादा बिना बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव ऐड किए हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी प्रोसेसिंग की सब प्रॉब्लम ये है कि पैसा नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिट लगानी पड़ेंगी, उसकी वजह से जो है फिर हम अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको वेस्टेज से रोक सकते हैं। और वेस्टेज से रुकेगा तो उसके साथ ही हमारे लिए एक और फ़ायदा होगा कि जो हंगर की प्रॉब्लम है, भाई अभी तो यही हो रहा है ना कि आलू की आम आदमी को मिल नहीं रहा, और उधर कोल्ड स्टोरेज में जो है हर साल हज़ारों टन आलू सड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसको जो है हमें यहाँ पे देखना है, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब यही है, किसान, बीच के जो लोग हैं, और यहाँ पे क्या है, आम आदमी, इस तक ये प्रोडक्ट कैसे पहुँचाया जाए, इसी को हमें ठीक करना है। लैंड रिफॉर्म पे जो है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। पहले जैसे कि हम कार्नवालिस की बात करते हैं, 1800 क्या था, नहीं 1793, यहाँ पे वो आता है परमानेंट सेटलमेंट लेके आता है। फिर 1820 के आसपास जो है हम यहाँ पे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, कुछ फिर एरिया में महलवाड़ी व्यवस्था। इस तरह से बहुत सारी जो है एग्रीकल्चर की व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद जो है सरकार ने बहुत सारे काम किए लैंड रिफॉर्म को लेकर के। पहले तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, जमींदारी व्यवस्था, उसको जो है हटाया। फिर लीज वाला जो सिस्टम था, इसको उस पर काम किया। तो इस तरह से एग्रीकल्चर पे लगभग 4 से 5 बड़े रिफॉर्म हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। मतलब इसका भी पूरा सिलेबस या पूरा कंटेंट 2 पेज में, मेंस के लेवल पे 2 पेज में आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेंगे। इसके बाद थीम 10 में क्या है, यानी कि अब हमारा एग्रीकल्चर भी ख़त्म हो गया। एग्रीकल्चर में क्या है, 1 2 3 4। इसके बाद साइंस टेक शुरू होता है। साइंस टेक वो वाला नहीं है जो आईटी में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हमें देखना क्या है, दैनिक जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग। ठीक है, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति और उपलब्धियाँ, तो ये दूसरा मतलब टॉपिक है, हालांकि इसको अलग थीम होना चाहिए, लेकिन ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी इंडिया पॉलिसी अचीवमेंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। साइंस टेक जो भी हमें बन रहा है, यानी कि जो भी विज्ञान में काम हो रहा है, उसका जो डेली लाइफ है वहाँ पे क्या रोल है, भारत के लोगों के लिए क्या रोल है, हमारे देश के डेवलपमेंट के विकास के लिए क्या रोल है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। जैसे कि एक मुझे भी याद नहीं आ रहा, सैटेलाइट सीरीज है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है। कई सारी सैटेलाइट हैं जो हमारा वेदर के लिए काम करती हैं। तो वेदर में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में किस तरह से उनका रोल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जीआईएस है, जीपीएस है, इन सब चीज़ों को किस तरह से हम रोल मतलब यूज में लेके आते हैं, सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। फिर थीम 11 में क्या है, हाँ, फिर इसके बाद जो है नेशनल सिक्योरिटी इंडियाज पॉलिसी अचीवमेंट, भारत की उपलब्धियाँ क्या रही हैं। तो भारत की उपलब्धियों में भारत के जो साइंटिस्ट रहे हैं, जिनको नोबेल मिला है, नहीं मिला है, तो उनके काम को देखना है। रमन इफेक्ट क्या था, है ना, कुछ लोग भारत को छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए, तो उसके आधार पे भी हमको देखना है कि भाई भारत के जो लोग रहे हैं, इंडियन ओरिजिन लोग रहे हैं, उन्होंने साइंस में क्या रोल दिया। इसरो हमारा बहुत अच्छा कर रहा है, डीआरडीओ अच्छा कर रहा है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना होता है। फिर प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है, अभी हमें राफेल चाहिए फ्रांस से। एक राफेल की कीमत हज़ारों करोड़ की होती है, मतलब कई सौ करोड़ की होती है। अगर हमें ये बनाना ही आ जाए तो फिर तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी होती है उसका हमें स्वदेशीकरण करना है, यानी कि हमें वो चीज़ें सीखनी है। ठीक है, नई तकनीकों का विकास जो है हमें करना है, न्यू टेक्नोलॉजी का जो है विकास करेंगे। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, मतलब देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बहुत रेयर है कि कोई नहीं करता है। अगर हम देखें, स्पेशली जो भाभा का जो मिशन था, एटॉमिक मिशन था, वहाँ पे भी हम अभी तक मतलब यूरेनियम से हम थोरियम में जाना चाहते हैं, है ना। हमें चाहते हैं कि भाई यूरेनियम का जो से हम वो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोरियम ज़्यादा है, बट इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये कोई भी देश हमें नहीं दे रहा है, ये हमें खुद से बनानी है। और ये लगभग 50 साल हो गए, अभी तक हम इस चीज़ पे नहीं पहुंच पाए हैं कि यूरेनियम की जगह पे हम अगर थोरियम को यूज करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, या राफेल बनाना है, या हमें S-400 बनाना है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है, इनको ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है, हम लगातार इस पर कोशिश करते हैं कि हमें ये इस तरह की टेक्नोलॉजी मिल जाए दूसरे देशों से, है ना। डुअल या क्रिटिकल यूज टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल यूज टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक थ्रेट की तरह देखते हैं या सिक्योरिटी में उसका हम यूज कर सकते हैं, तो उनको भी हमें यहाँ पे देखना है। फिर क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी ICT, यहाँ पे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो के सिलेबस को नहीं पढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी जो लोग हैं, है ना, हमारे देश के जो लोग हैं, पीपल और कंट्री, इसके डेवलपमेंट में किस तरह से काम करेगा। जो कंप्यूटर्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेस हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में भी लेके आया, जैसे कि नैनो यूरिया को जो है बनाया गया। नैनो टेक्नोलॉजी आपका हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करेगा। माइक्रोबायोलॉजी का जो है मेडिकल सेक्टर में बहुत यूज है, एग्रीकल्चर में बहुत सारा जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत सारे यूजेज है ना। इवन सॉरी, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, इन्वायरमेंट पे, जैसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो मतलब हम ऐसा मतलब अभी रिसर्च चल रही है इसमें कि जो पॉलीथीन है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स अगर हम डेवलप कर लेते हैं लैब में किसी भी तरह से, और हम पॉलीथीन के ऊपर डाल देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो साइंस टेक इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाएगा, इन्वायरमेंट से हमारे देश में जो आम आदमी है उसको क्या फ़ायदा होगा, इस तरह से ये वाला हम सेक्शन देखते हैं। फिर IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मान लीजिए मैंने एक कोई डिवाइस बनाई, उसका जो राइट रहेगा पेटेंट का, वो मेरा रहेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से काम करता है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती है।
डिजिटल अधिकारों से जो संबंधित मुद्दे हैं, तो ये सब डिजिटल राइट्स भी आपको पढ़ना है, जैसे इंटरनेट का राइट है आपको मिलना चाहिए। फिर क्या है, ये खत्म हो गया साइंस टेक, अब शुरू हो जाता है इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी। ठीक है, फिर क्या है, वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन। फिर यहाँ पे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा मतलब फ्लोरा एंड फाउना है वनों में, जंगलों में, उसको हमें बचा के रखना है। किस तरह से बचाना है, सरकार ने क्या क्या काम किया है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो हमें देखना है। हर एक चीज़ को मतलब एक 3-4 पॉइंट के आधार पे देखना होता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार संविधान में क्या लिखा है, अगर लिखा है तो इससे इसको हम कहाँ से जोड़ेंगे, आर्टिकल 48 से, है ना। तो इसको इस तरह से देखेंगे। फिर इसके बाद जो है सरकार ने अभी तक क्या किया है, फिर सरकार ने बहुत सारे काम किए होंगे तो करने पे बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना है और बाद में सजेस्ट कर देना, बस खत्म हो गया आंसर। बायोडाइवर्सिटी को जो है देखना है, पॉल्यूशन। देख, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे कितने तरह के जीव जंतु रह रहे हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि तालाब के बगल का दलदली भूमि है और ये पूरा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कुछ बड़े बड़े जानवर पाए जाएंगे, जैसे कि ऊँट हो गया, इंसान हो गए। मतलब ठीक है, इंसान जानवर नहीं है, बट अगर साइंस में देखें तो हम कौन सा किंगडम है हमारा, एनिमल ही है। तो साइंस के हिसाब से हम भी क्या हैं, एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है नहीं होगी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगी और ये रेगिस्तान में कम हो गई, यानी कि यहाँ पे कम जीव जंतु सर्वाइव कर पाएंगे। भाई इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ पे 45 टेम्परेचर पहुँच जाता है, कौन जिंदा बचेगा। बट ये जो वेट एरिया है, यहाँ पे मल्टीपल तरह के कीड़े मकोड़े हो गए, बहुत तरह के पक्षी, चिड़िया, रेप्टाइल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जीव जंतु यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए, अब जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे मैंग्रोव बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो हो क्या रहा था कि इधर से साइक्लोन आया, तो इसने जो है इसको हिट किया, तो ये मैंग्रोव इतने ऊंचे होते थे कि इसकी जो मतलब वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनसे उड़ीसा और ये वाला जो तट था इसको बचा लेता था। बट अभी क्या हो रहा है कि ये सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो अब इनसे डायरेक्ट मुलाकात होगी लोगों की। ठीक है, क्योंकि इसको ख़त्म किसने किया है, लोगों ने ही किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है। पॉल्यूशन तो ये तो एक ग्रीन टॉपिक, मतलब एवर ग्रीन कह सकते हैं, सदाबहार। और डिग्रेडेशन, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन्वायरमेंट के लेवल पे देखें, मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब विलेज में भी है और ये सिटी में भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयर। गांव में ठीक है, अभी भी तब मतलब चीज़ें ठीक है, बट शहरों में सबसे बड़ी समस्या है एयर। यानी कि हमारे पास जो शुद्ध हवा है ना, वो नहीं, पानी भी नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या है, देखो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का क्या प्रभाव है, इसको असेसमेंट करना है, बस ख़त्म। इन्वायरमेंट में बस इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि आपका पर्यावरण का जो टॉपिक है, मतलब मेंस में जो सिलेबस है, और बड़ी बड़ी जो आप किताबें लिए बैठे रहते हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, बट टू द पॉइंट पढ़ना है। फिर अब क्या आता है, इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया, इसके बाद आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इन्वायरमेंट का सीधे सीधे पार्ट नहीं है, ये अगर हम देखें तो भूगोल से काफ़ी सारा रिलेट करता है। जैसे डिजास्टर कैसे आएगी, अर्थक्वेक आ जाए, वेल्केनो, साइक्लोन, इन सब सारी चीज़ों से समस्याएं होती हैं। तो ये जीएस पेपर 1 का है। यानी कि जब हम भूगोल पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के तरीके भी अलग अलग हैं। मतलब इसको मैं एक बार हम ये पूरे सिलेबस को देख लेते हैं, फिर मैं ये थीम वाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि भाई जैसे जीएस पेपर 1 में आप भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल के किस सेक्शन के साथ जीएस पेपर 3 का ये वाला थीम पढ़ा जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत कम मेहनत पे यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज। नॉन ट्रेडिशनल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि रोज़ आ जाता है, बट ये है, ठीक है ना।
तो आपदा प्रबंधन में एक ये गैर पारंपरिक जो है सुरक्षा चुनौती है हमारे लिए, आपदा आपदा शमन और प्रबंधन। तो इसमें चैलेंज क्या है? मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब ये होता है कि इसको कैसे मिटिगेट किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, जस्ट मैं यहाँ पे जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एक है मिटिगेशन, ठीक है, दूसरा है एडॉप्शन। एडॉप्शन मिटिगेशन का मतलब ये होता है उस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भाई टेम्परेचर के बढ़ने को रोका जाए, ये हो गया मिटिगेशन। एडॉप्शन क्या है? एडॉप्शन में कहा जाए भाई कोई बात नहीं, चिल, टेम्परेचर को बढ़ने दो, टेम्परेचर को बढ़ने दो, लेकिन अपनी एडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो दिस इज एडॉप्शन। डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक अमेरिका और वेस्ट यूरोप, वो काम कर रहे हैं इस पे, कह रहे हैं कि भाई मतलब टेम्परेचर को बढ़ने ही ना दिया जाए, इस पे काम किया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने का मतलब ये है कि भाई उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना था, जो फैक्ट्रियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना था, सब कुछ लगा चुके हैं वो। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब इसको मिटिगेट करते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज को जो है ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब उनको इस तरह का कोई काम नहीं करना है। भारत जैसे लोग एडॉप्शन पे क्यों बात करते हैं या मिटिगेशन पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने कहा कि भाई ठीक है हम इसको मिटिगेट करेंगे, यानी कि आपदा को या जो क्लाइमेट चेंज है उसको आने ही नहीं देंगे, तो क्या होगा? फिर हम यहाँ पे जब भी फैक्ट्री लगाएंगे तो जो डेवलप्ड नेशन है वो तुरंत कहेंगे भाई देखो आपने कहा था कि हम ये काम नहीं करेंगे, और देखो आपके यहाँ से बहुत सारा कोयला जो है जल रहा है, और कोयला जलने के बाद जो है आपका कार्बन का जो कार्बन है वो बढ़ रहा है, इसलिए आप ये फैक्ट्री बंद करो। तो इसलिए डेवलपिंग नेशन है जस्ट लाइक भारत, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका है या नहीं है थोड़ा सा डाउट है मुझे, बट तो ये चाहते क्या हैं? ये कहते हैं कि भाई जो भी बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, हमें फैक्ट्री लगाने दो, हमें यहाँ पे लोगों को रोज़गार देना है, अभी हमने बहुत ज़्यादा इस लेवल पे काम नहीं किया है, तो इसलिए ये एडॉप्शन पे मतलब काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2 लाइन का सिलेबस है ना। इस पे मेंस में कितना ही पढ़ा जाएगा? 500 लोग, मतलब इसकी भी मेंस की 500 पेज की पीडीएफ बना देते हैं, पता नहीं कैसे। तो आपको सिलेबस को और पीवाईक्यू को ठीक से अपने पास रखना है, इसके बाद आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब इससे समझ में आता है कि भाई भारत की आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा किस तरह से चलती है। जैसे परमाणु प्रसार के जो मुद्दे हैं, क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, सॉरी यहाँ पे इंटरनेशनल है, ये है इंटरनल, वो मैंने देखा नहीं था, ठीक है। फिर क्या है, न्यूक्लियर। देखो यहाँ पे एक टॉपिक उग्रवाद, दूसरा टॉपिक संचार नेटवर्क, तीसरा साइबर सुरक्षा, चौथा मनी लॉन्ड्रिंग, पांचवा और ह्यूमन क्या बोलते हैं इसको, ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। 6 माइक्रो थीम है इसके अंदर। अब इन 6 माइक्रो थीम्स को हमें इसको भी सेम उसी तरह से 1 पेजर नोट्स हम बनाएंगे और बना के दिखाएंगे, इवन पढ़ाएंगे भी, यूट्यूब में पढ़ेंगे भी इसको फ्री में, है ना। तो उग्रवाद, जैसे कि एक मुद्दा हमने पकड़ लिया, उग्रवाद, एक्सट्रीमिज़म क्या है, एक लाइन में डिफाइन कर दिए। इसके कारण क्या है, तो इसके कारण में हम फिर कारण को ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देंगे कि भाई ये कारण है वो कारण नहीं, इसको हम कई सारे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। जैसे हिस्टोरिकल कारण क्या हो सकता है, इकोनॉमिक कारण क्या हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण क्या है, पॉलिटिकल कारण क्या है ना, सोशल इशू क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का क्या, मतलब सोशल इशू में फिर से इसको डिवाइड करेंगे कि एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक नीड, इन सब सारी चीज़ों का। एक एक्सट्रीमिस्ट बनने के पीछे एक बड़ा कारण है पुलिस और करप्शन, इन सब चीज़ों को, इनको जब हम एक साथ इस तरह से कीवर्ड के साथ लिख देंगे, क्यों नहीं देगा आंसर वो, मतलब नंबर क्यों नहीं देगा, मिलेगा, आराम से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है इसको। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक्सट्रीमिस्ट जो, सॉरी उग्रवाद, हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क,
कम्युनिकेशन नेटवर्क और एक्सट्रीमिज्म के बीच में क्या कोई रिलेशन है क्या? अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसको भी हमें ठीक से समझना, मतलब हर एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक ही टीचर को मतलब बैठ के कम से कम, जैसे कि इसको मतलब पूरे यूपीएससी के सिलेबस को मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए कि 100% सिलेबस है, तो यहाँ तक ये एक तरह से पढ़ाया जाना चाहिए सब कुछ, इवन यहाँ तक इतना। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं, नहीं तो हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है। और अगर वो हम इंटरलिंकिंग ठीक से समझ पाते हैं तो हमें बहुत कम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम जीएस पेपर 1 का उठाएं, सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी में गरीबी थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई गरीबी की क्यों है, कारण क्या है। उसके बाद जो है जो जीएस पेपर 1 है वहाँ भी गरीबी और भूख है। वहाँ पे लिखा हुआ है प्रशासन फेल हो जा रहा है, प्रशासन फेल हो जा रहा है, यानी कि प्रशासन या सरकार जो पॉलिटिक्स है या पॉलिसी है वो गरीबी को नहीं ठीक कर पा रही। जब गरीबी को ठीक नहीं कर पा रही तो क्या होगा, आदमी अपनी किडनी बेचेगा, तो यहाँ पे वो किसके चंगुल में फंस जाएगा, मानव तस्करों के, है ना। यहाँ पे वो कहाँ फंसेगा, इस जगह पे फंस जाएगा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है। भाई एक बेरोजगार आदमी है, उससे कह दिया जाए कि इस वाले बैग को लेके आपको जो है कहीं जाना है, तो वो क्या करेगा, वो बेचारा उसके पास खाने के लिए है नहीं, तो वो तो किसी की बात भी सुन लेगा, तो वो तुरंत लेके चला जाएगा, भले ही उसमें वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक वर्ग जो है जब बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, दूसरा जब बहुत नीचे रह जाता है, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसको एज ए जो गरीब है उसको एज ए प्रोडक्ट लोग सेल करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, बेटियों को बेचा जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं, गरीबी से निकल के आती हैं। अभी एक डेटा आया था, रिपोर्ट आई थी, लगभग 92 या 90 के आसपास जो है 90 लाख लड़कियां हर साल भारत से गायब हो जाती, कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं। और ये चीज़ किसी भी सरकार के किसी भी एजेंडे में नहीं होती, ठीक है। तो ये जीएस पेपर, अब इसको फिर मैं भूगोल से जोड़ूंगा कि ये चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे भूगोल का क्या रोल है। तो ये पता चलेगा कि अच्छा ये एमपी में ज़्यादा हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो रहा है, ये बिहार में ज़्यादा हो रहा है, झारखंड में ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि अच्छा ये मैक्सिमम जो गरीबी वाले राज्य हैं वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर भूगोल इसके पीछे क्या रोल है, इसके पीछे फिर हम देखेंगे अच्छा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हुआ उसका क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की ज़मीन भी बहुत अच्छी है, सॉइल भी बहुत अच्छी है, और गंगा का मैदान वाला एरिया है, नदियाँ हैं, उसके बाद भी फेल क्यों हुआ। तो फिर यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स देखेंगे, करप्शन देखेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर है भारत की आंतरिक सुरक्षा। तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या है, टेररिज्म, करप्शन। इन सब देखो करप्शन कहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पे रखा हुआ है। मतलब करप्शन ऐसा नहीं कि वो बस इस्माइल करते हुए जो है दिखा दिया जाए कि हाँ हम 1 लाख हमारी सैलरी है और 50,000 रुपये अलग से रख ले रहे हैं। ये करप्शन, ये जो थीम है ये कहाँ पे रखी गई है, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज में रखी गई है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, आतंकवाद और इंसर्जेंसी के बीच में रखी गई है। इट मीन्स कि ये आतंकवाद और मतलब इंसर्जेंसी के और ऑर्गेनाइज क्राइम के बराबर है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये इतनी छोटी बात नहीं है जिस लेवल पे हम इसको करप्शन को बस जस्ट जो है बता देते हैं। तो मैं इसको कोशिश करूँगा समझाने की कि ये जो करप्शन है ये ऑर्गेनाइज क्राइम को किस तरह से बढ़ाता है, ये टेररिज्म को किस तरह से बढ़ाता है, ये इंसर्जेंसी को किस तरह से बढ़ाता है। और एक ऑर्डिनरी जो इंसान करप्शन करता है, जस्ट लाइक कि एक अगर स्कूल टीचर करता है, एक कोई ऑफिस का कर्मचारी करता है, उसके उस छोटे से करप्शन के एवज में या उसके पैरेलल कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो करप्शन एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत चीज़ों से इंटरलिंक करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा, ठीक है, ये उसी का था, मतलब इसको काट भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सुरक्षा बल, अब इतना सब कुछ हो रहा है तो भाई अब इसको करने के लिए कुछ तो किया जाएगा, तो सिक्योरिटी फोर्सेस है हमारे पास, ठीक है। फिर जो रक्षा संगठन है, भारत में सुरक्षा बलों की भूमिका क्या है, प्रकार किस तरह से होते हैं, मैंडेट्स क्या हैं, और जो
हायर लेवल पे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको देखना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि तिब्बत और इसके बीच में तो क्या है, इंडो ITBP, इसको हमें देखना है। पाकिस्तान वाले सीमा में जैसे BSF है, यहाँ पे चाइना के बॉर्डर पे कौन है। तो सबसे पहले तो हमें भूगोल को ठीक से समझना होगा कि भूगोल हमारा है कैसे। मैप, वाओ क्या बात है, इतना गंदा मैप बन रहा है, इसको भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चाइना से ये वाला एरिया, इवन ये पूरा एरिया चाइना से यहाँ पे टच कर रहा है, ये म्यांमार से कर रहा है। म्यांमार के बाद इधर जो है थाईलैंड, लाओस, सब इस क्या है, इधर होती है जम के गांजा की खेती या अफीम कह ले, है ना, अफीम यहाँ पे होता है। और इधर जो है हमारा अफ़गानिस्तान है, पड़ोसी पाकिस्तान है, और ये है ईरान, इधर भी होता है जम के ये नशा प्रोडक्शन। तो भारत क्या है, भारत इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो इस तरह से एंट्री जो है इनको मिल जाती है इधर पंजाब और ये इस वाले रीजन से, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे म्यांमार से आप सीधे सीधे आ सकते हैं। तो इस वजह से भारत में नशे की जो मतलब जैसे पंजाब वाला रीजन है, और भी बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स की जो मतलब एंट्री है वो बहुत आराम से हो जा रही है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो भारत में बैन होने चाहिए वो यहाँ पे इजीली जो है आ जाते हैं। तो उसमें हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, फिर आप देखेंगे कि अब इसको किस किस तरह से जोड़ना है। जैसे आपका अपस्पा ये लगा है क्या, ऐसे कुछ नाम है ना इसका, नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है। अब ये क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे इंटरनल जो थ्रेट्स हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि ये सिविलियन है या जो है कोई एक्सट्रीमिस्ट का जो है आदमी है। बहुत सारे वहाँ पे संगठन बने हुए हैं। जो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट इतना छोटा सा मतलब एरिया है भाई, जो भौगोलिक रूप से देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत सारे राज्य हैं इधर। ये पहले तो एक ही था बड़ा जो है आसाम। कारण क्या है कि इतने सारे, ये आसाम है, आसाम के बाद जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, तमिलनाडु, मतलब वो सारी तमिलनाडु कह रहा हूँ, मेघालय, त्रिपुरा, इतने सारे राज्य यहाँ पे बनने के बाद भी आज भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और इसी चीज़ से हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म इतना ज़्यादा क्यों है। नंबर एक, लेफ़्ट विंग नहीं, आपका जो इंसर्जेंसी है क्यों ज़्यादा हो रही है, और इसके डेवलपमेंट हिस्टोरिकल जो कारण है उन सबको यहाँ पे हम ठीक से देखेंगे। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ जो है हमारा ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे आ जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो चीज़ें हैं। अब तो खैर ये पेपर 5-6 में है तो इसको वहाँ पे भी ठीक से हम इसको देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर, एलाइड फील्ड इशू, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री उत्तर प्रदेश, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है। तो थीम 18 हो गया, 18 बस हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा जीएस पेपर 3 कंप्लीट होता है। अब मैं इसके बाद जीएस पेपर 4 नहीं करूँगा, हम करेंगे जीएस पेपर 5 और 6। उसका कारण क्या है, उसका सिंपल सा कारण ये है कि अभी तक हमने 1, 2 और 3 में जितने भी सिलेबस को पढ़ा है वो सारा सिलेबस हमारा जीएस पेपर 5 और 6 में मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमने इसको चीज़ों को याद किया है, पढ़ा हुआ है, तो हमें चीज़ें याद है ना। तो बहुत ईजी वे में हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट उसको देखते हैं, देन फिर हम मूव करेंगे जीएस पेपर 4 में, यानी कि वो एथिक्स का पेपर है, उसको हम लास्ट में कर लेंगे। और वो किसी भी पेपर से डायरेक्टली उस तरह से मैच नहीं करता है। कुछ कुछ जो टॉपिक है, जैसे गवर्नेंस वाला मुद्दा है, उस तो गवर्नेंस में एथिकल एंगल ऐड कर दिया जाता है, तो वो जीएस पेपर 4 का वो बन जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जब हम करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।